नमस्कार, मैं सौम्या जेमिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ टिप्स न्यूज की खास पेशकश सीधी बात के आज के कार्यक्रम गिरावट या रुकावट में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं गिरते रुपए की कीमत पर। गिरता रुपया, गिरती इकोनॉमी या फिर कहें गिरता भारत। जी हाँ, रुपया लगातार गिर रहा है और इसका सीधा प्रभाव पड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था पर, आम आदमी पर और आम आदमी की जीवन शैली पर। ऐसे में क्या है इस सब का कारण, और बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। कमजोर रुपए ने महंगे की परियोजनाएं, मोदी पर तेज होंगे कांग्रेस के हमले। इराक में आत्मघाती बम विस्फोट, 16 मरे 35 घायल। पाकिस्तान से लेकर केन्या तक गैर मुस्लिमों पर हमला, पसरा मातम। हंगामा करने वाले 12 सांसद निलंबित किए गए। प्याज की कीमतों के खिलाफ न्यायालय पहुंचा मामला। आइए अब बात करते हैं आज के कार्यक्रम सीधी बात के खास कार्यक्रम गिरावट या रुकावट के बारे में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं गिरते रुपए की कीमत पर। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ तब रुपए की कीमत डॉलर के बराबर थी। फिर धीरे धीरे यह फासला बढ़ना शुरू हुआ, फिर हुआ 5.79, 7.57 और बढ़ते बढ़ते 2007 में एक रुपए की कीमत $35 तक पहुंच गई। और आज के ऐसे हालात हैं कि रुपए की कीमत $70 तक पहुंचने को है। इसका काफी प्रभाव पड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था पर। इसीलिए इस अहम मुद्दे पर आज हमारे साथ सीधी बात के खास कार्यक्रम गिरावट या रुकावट में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस लीडर जैस्मिन बेदी, इकोनॉमिस्ट मोहिनी गुप्ता और साथ ही बीजेपी लीडर सिमरन संधू। मैं आप सभी का टिप्स न्यूज की खास पेशकश सीधी बात के कार्यक्रम गिरावट या रुकावट में स्वागत करती हूँ। अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी जैस्मिन बेदी जी आपसे कि क्या है गिरते रुपए की कीमत का अहम कारण। देखिए, सबसे पहला अहम कारण जो कि हमारी भारत की वैल्यू को इफेक्ट कर रहा है वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जो भी सामान हम बाहर के देशों में यानी कि अब्रॉड से मंगवाते हैं अपने देश की रिक्वायरमेंट के लिए, उसे इंपोर्ट कहा जाता है। और जो भी सामान हम बाहर के देशों में यानी कि अब्रॉड में बेचते हैं उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि दिन भर दिन इंपोर्ट का लेवल बढ़ता चला जा रहा है और एक्सपोर्ट घटता चला जा रहा है। जो भी सामान हम बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं उस पर डबल टैक्स ड्यूटी इम्पोज होकर हमारे देश में आती है, यानी कि हमारे देश का आम आदमी उसको दुगनी कीमत पे खरीदता है। सिमरन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह जैस्मिन जी ने बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट और टैक्स ड्यूटी के बारे में, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इकोनॉमी का बेड़ा गर्क इन लोगों ने ही कर रखा है। आम आदमी की ये सोचते नहीं है, अपनी जेबें पहले भरने में सोचते हैं। देखिए सिमरन जी, आपको काटते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि सरकार ही अपने नियमों के बारे में बेहतर जानती है। वो कब और कैसे उसे लागू करेगी उसे बेहतर नॉलेज है। जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है आप उससे बाहर रहें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकती। देखिए, आप बोलते हुए मैं जानना चाहूंगी मोहिनी जी आपसे कि यहाँ जिक्र हो रहा है भारत गिरते रुपए के अहम कारणों का। बात हुई है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, टैक्स ड्यूटी की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यही एक अहम कारण है गिरते रुपए की कीमत का? क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, किसी भी एक रीजन को मैं जिम्मेदार ना ठहराते हुए मैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ रखना चाहूँगी जिससे कि लोगों को वाकिफ होना चाहिए। सबसे पहले मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि जुलाई के महीने में अगर आपने नज़र डाली हो तो आपको पता लगेगा कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो 27% तक हम US डॉलर के सामने गिर चुका है। और जैसे कि जैस्मिन जी ने बोला कि इंपोर्ट हमारी कंट्री में ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट बहुत कम, तो इस बात से मैं उनकी पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि इंपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी जो रुपी है उसमें डिवैल्यूएशन आती ही चली जा रही है। अगर आप मार्च के फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे 2012 में, तो आपको पता लगेगा जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट है वो $185 बिलियन तक कम हो चुका है। और दूसरा इसका एक अहम कारण ये भी है कि हमारा है लोअर कैपिटल इन्फ्लोज। लोअर कैपिटल इन्फ्लोज से मतलब है कि इंडिया जो है हमारी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में इन्वेस्ट जरूर करते हैं, मगर इंडिया की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से वो थोड़े दिनों बाद मूव आउट कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें डिवैल्यूएशन प्रेशर। डिवैल्यूएशन प्रेशर मतलब जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की करेंसी को ना खरीदते हुए
वो बाहर का यूएस डॉलर को खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से रुपये में डिवैल्यूएशन यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी और मैं जानना चाहती हूँ जैस्मिन जी आपसे कि लगातार आए दिन चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे एलपीजी के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, आए दिन बढ़ते रहते हैं, जिससे आम आदमी का जीना बेहाल हो गया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सौम्य जी, चाहे आप क्रूड ऑयल कहिए, चाहे आप एलपीजी गैस कहिए, चाहे पेट्रोल कहिए, चाहे डीजल कहिए, ये सभी चीजें हम बाहर के देशों से यानी कि अब्रॉड से इंपोर्ट करते हैं, जिसे खरीदने के लिए हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि डॉलर्स की कीमत ऊंचाइयां छू रही हैं, उसी की वजह से फिस्कल डेफिसिट कम होता जा रहा है और हमारी बोरोइंग्स दिन भर दिन घटती चली जा रही हैं। और सब्सिडी प्रोवाइड करके भी हम आम आदमी को महज 70 रुपए में पेट्रोल दे रहे हैं, जबकि सरकार उसे 90 रुपए में खरीद रही है। आप 70 रुपए की बात कर रही है। जब आप पेट्रोल के रेट बढ़ाते हैं तो 5 रुपए, 6 रुपए और जब घटाते हैं तो 3 रुपए। यहाँ सरकार अपने बारे में नहीं सोचे तो किसके बारे में देखिए सोच सिमरन रही जी, है? आप तो रहने ही दीजिए। 4 साल पहले जो आपने कारनामे करे हैं, आप हमारा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए यहाँ बात हुई है सब्सिडी के बारे में, यहाँ बात हुई है सब्सिडी के बारे में, तो मेरा सवाल है जैस्मिन जी आपसे कि विधानसभा में सभी नेता महज 12 से 15 रुपए में लजीज खाने का जैसे बिरयानी का मजा उठाते हैं, जबकि आम आदमी वहीं 70 रुपए किलो प्याज टमाटर खरीदता है, तब जाके उसका खाना तैयार होता है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब्सिडी यहाँ से हटाकर अगर और क्षेत्रों में लगा दी जाए तो आम आदमी को काफी राहत मिलेगी? देखिए मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। एज अ मेंबर ऑफ विधानसभा हमें ये प्रिविलेज दी जा रही है, हमें ये प्रिविलेज मिलती है। यह रूल हमने नहीं बनाया, यह रूल गवर्नमेंट ने बनाया है। ये सिर्फ एक सब्सिडी अलायंस है जिसके तहत हमें ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। और मैं अभी भी मानती हूँ कि आम आदमी महज 12 या 15 या अधिकतम 20 रुपए में भरपेट थाली का मजा ले सकता है। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में रोज 300 से 400 लोग खाना खाते हैं। और आप खुद ही सोचिए कि अगर ये सब्सिडी पूरे देश में लगा दी जाए तो हमारा बजट तो बिगड़ ही जाएगा। क्या आपने कभी सड़कों पे उतर के देखा है कि आम आदमी 15 रुपए में पेट भरता है कि नहीं भरता? और अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप हर आम आदमी को विधानसभा में बिठा दीजिए और उसको भी पेट भर खाना खिलाइए 20 रुपए 4 साल पहले का वक्त आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। 4 साल पहले आपकी पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी ने 4-4 रुपए में थाली का मजा उठाया है। तब कहाँ गई थी आपकी ये सब्सिडी अलायंस? अगर आप 4 साल पहले का टाइम इतने अच्छे से जानती हैं तो आपको पता होगा उस टाइम राशन के दाम इतने ज्यादा नहीं थे। और आप यहाँ पे जिक्र हुआ है सब्सिडी का, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सब्सिडी किस तरह हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है और क्या रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमी में? देखिए सब्सिडी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे रुपये को। अगर आप देखें कि हमारा जो वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर है वो अपने हाईएस्ट ऑल्टरनेटिव यूज पे पहुंच चुका है। जैसे कि अगर मैं अपनी इकोनॉमिक टर्म में बोलूं तो मैं बोलूँगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपने पूरे नेशन का लेवल ना लेते हुए मैं आपको एक हाउस होल्ड लेवल के एग्जाम्पल के साथ ये बात समझाना चाहूँगी, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो ये हमारा एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, मतलब अगर एक पर्सन अपने दिन में या फिर कभी भी वो अगर $100 खर्च कर रहा है दिन में, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो वही $100 अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए उसे यूज़ करे। दूसरा एक अहम रीज़न इसका ये भी है कि आपकी अगर आप प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट कम कर दे तो आपको उससे फेयरली। चलिए यहाँ अभी तक हमने जाना क्या है गिरते रुपए की कीमत का अहम कारण, जानेंगे और भी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे कई ऐसे सवालों के जवाब जिसके हम सब और साथ ही सारी जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। और साथ ही ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे किस तरह ब्लैक मनी ने हमारी इकोनॉमी में बवाल मचाया है। तब तक के लिए जुड़े रहिए टिप्स न्यूज के साथ। धन्यवाद। एक बार फिर मैं सौम्य जेमिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ टिप्स न्यूज की खास पेशकश सीधी बात के कार्यक्रम गिरावट या रुकावट में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं गिरते रुपए की कीमत पर।
आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम अपने दर्शकों को एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाना चाहते हैं जिसमें दर्शाया गया है कि कितना पैसा भारत से किन किन देशों में और साथ ही किन किन क्षेत्रों में गया है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस छोटी सी क्लिपिंग पर। मद्देनजर रखते हुए मेरा सवाल है जैस्मिन जी आपसे कि इतना पैसा भारत से जा चुका है और भारत सरकार अभी भी हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, ऐसा क्यों? देखिए सौम्य जी, पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सरकार को हर बार आप एक्यूज नहीं कर सकती हैं, और दूसरी बात हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने की तो ये बिल्कुल गलत है। मैं मानती हूँ कि ब्लैक मनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी इकोनॉमी के गिरते रुपए का, और इन्हीं सब हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमने वर्ल्ड बैंक से लोन भी ले रखा है। आप लोन की बात कर रही हैं, लोन लेने से क्या इकोनॉमी स्टेबलाइज हो पाएगी? आपको ये पता है कि लोन लेने के बाद उसको रीपे कैसे करेंगी? इस वजह से इंडिया में रिसेशन आ सकता है, आप उसके कैसे संभालेंगे फिर? देखिए हम समझ सकते हैं आप ऐसे हर बारी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकती हैं। आप पहले हमारी कुर्सी पर बैठिए, प्रॉब्लम्स को समझिए, उसे एनालाइज कीजिए और तभी कोई फैसला लीजिएगा। शायद बीजेपी उसी कुर्सी से उठकर आई है। अगर उसी कुर्सी के लायक होती तो आज आप हमारी जगह होती। अगले साल हम भी देखते हैं उस कुर्सी को कौन लाए। हम समझ सकते हैं कि यह बहुत ही बड़ा नाजुक मामला है, लेकिन आज के हालातों को मद्देनजर रखते हुए मैं जानना चाहती हूँ जैस्मिन जी आपसे कि आपने अभी कहा कि भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, तो आपको नहीं लगता कि इसके कारण भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में रिसेशन आने की बहुत बड़ी संभावना है? देखिए मैं मानती हूँ कि ब्लैक मनी की वजह से भी हमारी इकोनॉमी वैल्यू गिर रही है, पर सिर्फ कुछ करप्ट लोगों की वजह से आप पूरी सरकार को ब्लेम नहीं कर सकती हैं। और रही बात वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की, तो ये पूरी सरकार का फैसला है, किसी एक आदमी ने ये फैसला अकेले नहीं लिया है। अगर आप जानती हैं कि आपकी पार्टी में करप्ट लोग हैं तो आप उन करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? आपसे बस एक आसान सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, थोड़ी निम्रता से जवाब दीजिएगा। क्रिकेट देखा है कभी आपने? जी हाँ। देखा है, गौर से देखा है। हाँ। तो आपने ये जरूर गौर से देखा होगा कि अगर बल्लेबाज आउट होता है तो उसको क्रिकेट की टीम से निकाल नहीं दिया जाता, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कहा जाता है।
लेकिन जब एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है तो आप उस गंदी मछली को निकाल के अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप उसी कुर्सी से उठकर आए हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गहराइयों तक जाइए, तो आपको भी पता चल जाएगा कि सरकार का प्रोसीजर बहुत ही लंबा चलता है कि नहीं। एक चुटकी में बजा के सरकार का डिसीजन नहीं ले लिया जाता। लेकिन वो डिसीजन लेना भी तो चाहिए, आप तो डिसीजन ही नहीं डिसीजन ले रहे हैं, आपको कैसे पता नहीं ले रहे हैं? दिखता तो हमें है ना, बाहर से दिख जाएगा। हाँ जी, बहुत दिख रहा है। तो जैस्मिन जी, आपने कहा कि ये डिसीजन सरकार ने लिया है, सरकार ने मिलकर वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का यह फैसला किया है। हम जानना चाहेंगे यहाँ मोहिनी जी आपसे कि आपको क्या लगता है कि किस तरह हम ब्लैक मनी को खत्म कर सकते हैं और किस प्रकार अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि लोगों के मन में ये बहुत गलत थिंकिंग बन गई है कि जो ब्लैक मनी है वो वापस नहीं आ सकती। ब्लैक मनी क्यों नहीं वापस आ सकती? ब्लैक मनी वापस आ सकती है। अगर आप स्विस बैंक का ही एग्जांपल लें तो ये सब हम सब जानते हैं कि जो वहाँ पर जो भी अकाउंट्स खुलते हैं वो सब सारे आइडेंटिटी बेस्ड नहीं होते हैं, उनके कोडिंग्स होती हैं। बट ये हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए, ये इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो ब्लैक मनी जो है उसको वापस लेकर आए किसी भी तरीके से उनके कोड्स को क्रैक करके। दूसरी बात ये है कि ब्लैक मनी अगर कोई स्कैम आगे कभी फर्दर होता है तो इस पे सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। ये नहीं कि वो अपनी जेब भरने में लग जाए। वो जेब अपनी भरने से बेटर है कि वो आप अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में उस पैसे को लगाएं। आपने बिल्कुल सही कहा मोहिनी जी कि हमें पैसा अपने भारत की, अपने देश की डेवलपमेंट में भी यूज करना चाहिए। अभी तक हमने जाना क्या है गिरते रुपए की कीमत का अहम कारण और किस तरह ब्लैक मनी ने हमारी इकोनॉमी में बवाल मचाया है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। जुड़े रहिए टिप्स न्यूज के साथ। धन्यवाद। एक बार फिर मैं सौम्या जेमिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ टिप्स न्यूज की खास पेशकश सीधी बात के कार्यक्रम गिरावट या रुकावट में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि किस तरह ब्लैक मनी के कारण रुपए की कीमत कम हो रही है और साथ ही किस तरह ब्लैक मनी के भारत में वापस आने से भारत की अर्थव्यवस्था का नक्शा बदल सकता है। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, जो वर्ल्ड बैंक की तरह एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत सभी देश लोन ले सकते हैं। तो बात यह है कि भारत सरकार को अब अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए अपनी गोल्ड रिजर्व्स बेचनी पड़ रही हैं। जैसे कि हम सब कहते हैं सबसे बड़ा रुपया, अब उसे बचाने के लिए भारत को अपनी सोने की खानों को बेचना पड़ रहा है। जैस्मिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए सौम्य जी, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी क्योंकि एक चीज को स्टेबलाइज करने के लिए हमें दूसरी चीज को दांव पर लगाना ही पड़ता है। और यह सिचुएशन हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण सिचुएशन है, एक बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है जिससे हमें बाहर आना है। और मेरा मानना है कि सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम आदमी भी अगर कदम से कदम मिलाए, एफर्ट्स डाले तो हम इससे जरूर उभर सकते हैं। आपका कहना ये है कि हम इस सिचुएशन से उभर सकते हैं। यहाँ हम जानना चाहेंगे मोहिनी जी आपसे कि किस तरह हम इस सिचुएशन से उभर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें हमारा इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रीस्टोर करना पड़ेगा ताकि जो हमारे डोमेस्टिक लोग हैं उन्होंने जो फंड्स अपने बाहर की कंट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है वो उसे ना करें। और साथ ही साथ हमें FDI को भी और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हमारे इन्वेस्टर्स का FDI पर विश्वास बढ़े और हमारे रुपए में बढ़ोतरी आ जाए। तो आपका कहना है कि हम इस सिचुएशन से उभर सकते हैं अगर हम इन सभी तकनीकियों को अपनाएं। सिमरन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह मोहिनी जी ने अभी बताया, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, मेरी ये राय है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी कभी स्टेबलाइज हो पाएगी और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि इनके रहते ऐसा कुछ हो सकता है। मेरा ये मानना है कि ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से ये इकोनॉमी का हम इकोनॉमी को खींच नहीं रहे हैं। आप इकोनॉमी को खींच नहीं रहे हैं और ना ही इलेक्शंस के चलते कुछ कर रहे हैं। यह आपके हथकंडे होंगे वोट्स मांगने के, हमारे नहीं। और मेरा अभी भी यही मानना है कि यह सिर्फ एक ग्लोबल फिनोमिना है जिसका हर देश को सामना करना पड़ता है। और सिमरन जी, आप ही बताइए
बताइए कि क्राइसिस किस देश में नहीं होते? क्राइसिस हर देश में होते हैं। हमें सूझबूझकर कदम से कदम मिलाकर उसका सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने बात की इतने मुद्दों पर कि क्यों कम हो रही है रुपए की कीमत, और साथ ही हमने ये भी देखा कि क्या प्रभाव पड़ा है उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर और साथ ही आम आदमी पर। लेकिन इतनी समस्याएं हैं तो इनका कोई हल भी होगा, क्योंकि भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल भी देता है। तो यही मैं जानना चाहूंगी जैस्मिन जी आपसे कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा इस सिचुएशन से उभरने के लिए। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रुपए की गिरती कीमत का सबसे बड़ा कारण है यूएस इकोनॉमी ग्रोथ, जो कि 0.5% से बढ़ते बढ़ते 2.5% तक आ चुका है। और ये सिर्फ एक ग्लोबल फिनोमेना है जिस पर सरकार का कोई जोर नहीं है। पर फिर भी सरकार ने कुछ हल यानी कि कुछ उपाय जरूर ढूंढे हैं जिससे अधिकतम सुधार आ सकता है। सरकार ने कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए गए हैं जिससे देश के बाहर लोन्स लेने में आसानी हो। सोना, चांदी और जितनी भी अन्य ऐसी चीजें हैं उसका इंपोर्ट कम कर दिया जाएगा। देश, भारत के नागरिक यानी कि हमारे देश के नागरिक जो कि अब्रॉड में रह रहे हैं उनसे डिपॉजिट इकट्ठे किए जाएंगे। तो ये सभी चीजें तो हम सरकार कर रही है, पर हमें आम आदमी और स्पेशली बीजेपी का साथ जरूर चाहिए। तो आपने देखा कि सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, पूरी जुटी हुई है कि हम अपनी इकोनॉमी को इस सिचुएशन से उभार सकें। और साथ ही ये भी मानना है हमारे जैस्मिन जी का कि भारत के बाहर भी लोन्स मिलने आसान होंगे और साथ ही गोल्ड यानी सोना और चांदी का इंपोर्ट भी कम होगा। लेकिन जैस्मिन जी ने जैसे अभी बताया कि भारत सरकार तो अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है, लेकिन उन्हें साथ ही चाहिए आम आदमी का साथ। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगी मोहिनी जी आपसे कि आम आदमी अपने स्तर पर ऐसा क्या कर सकता है कि वह इकोनॉमी के इस सिचुएशन को सुधार सके। देखिए, मैं सरकार के साथ बिल्कुल सहमति रखती हूँ। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आम आदमी को अपनी तरफ से पूरी सरकार की सहायता करनी चाहिए। हमें सबसे पहले मैं इस चीज़ के लिए यही बोलना चाहूँगी कि जो आम आदमी है उसको फॉरेन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करते हुए अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारी जो कंट्रीज़ की पेरेंट फर्म्स जो हमारी इंडिया में नहीं है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, KFC है, इन्होंने हमारी इंडिया में बहुत अच्छे से अपने पैर पसार लिए हैं। लेकिन हमें इन सब पर निर्भर ना रहते हुए अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स का, अपने देशी प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए। और साथ में अगर हम देखें कि आजकल हर घर में 4 से 5 गाड़ियाँ मिलना बहुत साधारण सी बात हो गई है, तो हमें वो प्राइवेट व्हीकल्स ना यूज़ करते हुए अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि पेट्रोल बचे और हमारे रुपये में कोई इसका खास अंतर ना आए। और सबसे बड़ी बात ये शायद आम आदमी को नहीं पता हो और हो सकता है पता भी हो, लेकिन मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि रुपये जो है, हमारा जो पैसा है, उसको हमें अपनी करेंसी पर बिल्कुल नहीं कुछ लिखना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कि हमारे ऐसे लिखने से हर साल हमारी गवर्नमेंट को 2398 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। तो प्लीज़ हमारी करेंसी का बहुत अच्छे से उपयोग करिए, उसमें कुछ लिखे रहे। तो मोहिनी जी, आपने हम सभी को बताया कि क्या आम आदमी अपने स्तर पर ऐसा कर सकता है जिससे कि वह इस इकोनॉमी को इस बेहद ही क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल सके। सिमरन जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं मोहिनी जी की बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ और मेरा भी ये मानना है कि आम आदमी को सरकार का साथ देना चाहिए और उसको बाहर के देशों से आने वाला प्रोडक्ट कम यूज़ करना चाहिए, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम होगा और रुपए की वैल्यू बढ़ती रहेगी। कोशिश करने से कुछ भी हो सकता है, कोशिश करेंगे तो हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइज हो सकती है। तो देखा आप सबने कि किस तरह रुपए की कीमत कम हो रही है और साथ ही क्या प्रभाव पड़ा है इस सभी का भारत की अर्थव्यवस्था पर और साथ ही आम आदमी पर। लेकिन इसके साथ हमने ये भी जाना कि हम क्या ऐसे प्रयास कर सकते हैं और साथ ही क्या प्रयास सरकार कर रही है जिससे कि हम इस सिचुएशन से उभर सकें। मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहूँगी कि वे अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ सीधी बात की इस चर्चा में जुड़े। कल हम फिर लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ और साथ ही चर्चा करेंगे ऐसे इश्यूज पर जिसको हमारे पूरे भारत के लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए टिप्स न्यूज़। धन्यवाद।